यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली अमेजिंग। आप लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जो हमारा साइंस चल रहा था, ठीक है, क्लास 9 राइट, सैनिक स्कूल वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए हमारा जो साइंस चल रहा था, तो उसमें हमने इससे पहले फिजिक्स वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। एक दो उसमें टॉपिक है जो कि हम जियोग्राफी में कवर करेंगे। केमिस्ट्री वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बायोलॉजी की तरफ हम अपने तरफ थोड़ी मूव कर देते हैं, है ना, जो कि आज हमारा वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अगर आप अभी तक यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। करोगे तो बेल आइकन को ऑन जरूर प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं मिलेगी तो इसमें आप ही जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, लाइक शेयर करना आपका काम है। आप अपना काम कर दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, राइट। कोई भी डाउट सेशन होगा तो जरूर बताना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज हम चीजों को कर रहे हैं। लीनियर क्वेश्चन भी आएंगे, वन लीनियर क्वेश्चन भी होते हैं ना, कि वन लाइनर जिन्हें हम क्वेश्चन जो भी कहते हैं आप उनको अपनी लैंग्वेज में, किसी ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन पहले देखो, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इस पे बेस्ड हर क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो चलो देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमारा क्या है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है आपका सेल, ठीक है। देखो सेल मतलब ना अलग अलग चीजें होती है। इस पे एक जोक भी बना था, जो क्या वो रियलिटी कह सकते हो, कि मतलब कि सेल की मीनिंग ना हर सब्जेक्ट में अलग अलग होती है ना। अब अगर आप सेल की मीनिंग वो इकोनॉमिक्स में करोगे, जो अर्थशास्त्र होती है, तो वहां पर सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है। इंग्लिश में भी सेल मतलब होता है क्या, बेचना वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम सेल की बात साइंस में करें तो यहाँ पे सेल मतलब बैटरी भी होता है। अगर हम बायोलॉजी में करें, सेल मतलब आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, कोशिका हो जाता है ना। तो हर जगह अलग अलग इसका वो हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना है हमें। तो सेल को आप हिंदी में कहते हो कोशिका, ठीक है। सेल को आप हिंदी में क्या कहते हो, कोशिका कहते हो, ठीक है। सेल का नाम तो सबने सुना होगा। हम सारे जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो सारे आपके सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो सेल को हम, ये आपका बायोलॉजी का मतलब सबसे पहले समझ लो, है ना। सेल को समझाने से पहले मैं आपको एक बार बायोलॉजी का मतलब समझाना चाहूंगा। देखो, कहीं पे बायो वर्ड है, BIO, बायो मतलब होता है आपका लिविंग बीइंग। बायो मतलब होता है आपका क्या, लिविंग बीइंग। एंड लॉजी मतलब होता है उसके स्टडी करना, राइट। देन स्टडी ऑफ बायो, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो आपके प्लांट हो चाहे वो आपके एनिमल हो, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका बायोलॉजी कह देते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थोड़ी सेल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सेल को डिफाइन करते तो सेल क्या होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या होती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक भी लिख रहे हैं चाहे फंडामेंटल लिख रहे हैं, कहीं पे फंडामेंटल भी लिखा रहता है। मतलब वो एक मौलिक इकाई होती है जिससे कि वो चीज स्टार्ट हो रही है। जो भी लिविंग थिंग है वो उस चीज से स्टार्ट हो रहा है, किस चीज से, सेल से ही सब कुछ हो रहा है। तो सेल स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक है, ठीक है। उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी संरचना बन रही है। फंक्शनल मतलब कोई भी काम करना, ठीक है। हिंदी में आप इसे कहते हो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, आपका कोशिका कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। आपने देखा है जैसे जो मकान होता है ना, जो भी आपके मकान वगैरह होते हैं वो किससे बनते हैं, कई चीज़ों से बनते हैं। लेकिन जो वहाँ पे ईंट होती है, ईंट आपने देखी होगी, ईंट की जब वहाँ पे उसके वो करते हैं तो ईंट कुछ इस तरह से लगाई जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो एक एक ईंट मिल करके आपका जो ब्रिक्स होती है पूरा मिल करके आपके एक हाउस का फॉर्मेशन कर लेती है, राइट। तो ऐसी जो हमारी बॉडी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, हम एक टर्म यहाँ पे बार बार कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि जो भी लिविंग थिंग है हम उसे ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, राइट। तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है वो किससे फॉर्म हो रहा है, सेल से फॉर्म हो रहा है। सेम जैसे ईंट से आपका हाउस फॉर्म होता है, एक एक सेल मिल करके, एक एक सेल मिल करके उस बॉडी को फॉर्म कर रही है, उस ऑर्गेनिज्म की, राइट। इसीलिए हमने बोला स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो क्रिएट कर रही है उसे हम यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट मतलब वन, वन मतलब जो यूनिट है जिससे वो चीज फॉर्म हो रही है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद अगर हम इसमें और ज्यादा बात करें तो इसे आप कहीं पे ये भी पढ़ सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ की ये बिल्डिंग ब्लॉक होती है, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ पे ब्लॉक पे लिख लेना, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब छोटे छोटे ब्लॉक मिल करके उस लाइफ को फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आपका सेल कह दे रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी एक जनरली, वैसे ये कम चांस है आने के, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था। तो याद रखना वो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर करा था, रॉबर्ट हुक ने, एंड 1665 में करा था। भले ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नाम तो याद रखिए, रॉबर्ट हुक है ये। 1665 में इन्होंने इसको डिस्कवर करा था, ठीक है। इसके बाद ऐसे नए नए साइंटिस्ट आए, नए नए रिसर्चेज होती जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जब साइंटिस्ट कोई भी एक चीज को रिसर्च करते हैं तो
2-4 साइंस आस-पास से आके उस पे और ज़्यादा देखते हैं कि ये इसने कैसे करा, क्यों करा, उसमें कुछ कमियाँ निकालते हैं, कुछ और ज़्यादा उसे रिसर्च मतलब उसे और ज़्यादा इलैबोरेट करना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ पे फिर कुछ साइंटिस्ट आए, वो उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है? ये थ्योरी याद रखना, भले ये सेम उन्होंने एक थ्योरी दी, सेल थ्योरी, उस थ्योरी को सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था सचेलिडीन, ठीक है? एक का नाम था सचेलिडीन, एक का नाम था सचवान। सचेलिडीन एंड सचवान 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सेल थ्योरी, एक थ्योरी बताई उन्होंने। उन्होंने बोला सबसे पहले कि आपकी जो सेल होती है, उन्होंने बोला, ठीक है, जो सेल होती है उसी से सारे ऑर्गेनिज़्म बनते हैं, ठीक है? तो आप लिख सकते हो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ध्यान से देखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़्म आर फॉर्म्ड बाय सेल, ठीक है? कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे फॉर्म्ड बाय, चलिए यहाँ पे आप मेड अप ऑफ सेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म्ड बाय सेल, ठीक है? एंड सेल इज द, उन्होंने बोला एंड सेल इज द, जो आपकी ये सेल होती है, एंड सेल इज द, राइटिंग नहीं बन पा रही मेरी आज, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? क्यों गाइस ना मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा अभी, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आज इधर मतलब मॉल में कई सारे लोग हैं, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस मुझे होती है। जब मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मुझे इरिटेशन होती है। जब इरिटेशन होती है, फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है? इरिटेशन होती है, फिर मैं चुपचाप हो जाता हूँ। उस टाइम चुप होना ही बेटर होता है, ठीक है? अब किसी को बोलना ही क्या है ना, ये तो खुद ही समझ होनी चाहिए। पता नहीं चिल्ला के क्या, मतलब जो बात आराम से भी हो सकती है, उसे तेज़ चिल्ला के क्यों करनी है ना? मतलब जहाँ पे आपको एक सुई से काम हो रहा है, वहाँ वहाँ पे आपको बहुत बड़ा सब्बल ले जाने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन क्या करें, होता है। चलो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, कंटेंट तो देना ही है आपको, है ना? नहीं तो अब औरों की वजह से क्यों हम अपना दिन वेस्ट कर लें, राइट? चलो देखते हैं, जहाँ भी होगा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आपको तो दिख रहा है ना, मेरी आवाज़ तो आपको ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, ठीक है? चलो तो ये हो गया आपका सेल थ्योरी इन्होंने दी। इसके बाद फिर एक दूसरे आते हैं, मैंने बोला साइंटिस्टों का लगा रहता है आना-जाना, है ना? एक ने कोई भी चीज़ बनाई तो दूसरा वहाँ पे आ जाता है। तो फिर दूसरे आए आपके यहाँ पे क्या, रूडोल्फ, उनका नाम था आपका क्या, रूडोल्फ करके नाम था उनका। उन्होंने बोला ठीक है, सचरिन और सचवान भाई को बोला उन्होंने कि ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो वो बढ़िया बोल रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, आप मानो या मानो कि ये ऐसा भी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनमें जो सेल होती हैं, ठीक है? ऑल लिविंग सेल्स, ऑब्वियसली लिविंग सेल का मतलब है जो सेल अभी लीव कर रही होंगी, लीव कर मतलब जो अभी ज़िंदा होंगे, ज़िंदा होने का मतलब उनमें उनमें फ़ंक्शन हो रहा होगा अभी, है ना? अब कोई सेल डेड भी तो हो जाती है, हमारी बॉडी कई सारे सेल डेड होती रहती हैं, ठीक है? डेड होती रहती है कई सारे सेल्स। तो यहाँ पे जो लिविंग सेल जो अभी प्रेज़ेंट में होगी अभी, ठीक है? तो वो जो सेल होती है, ऑल लिविंग सेल अराइज़ फ्रॉम, ऑल लिविंग सेल अराइज़ फ्रॉम, अराइज़ मतलब बनती है अराइज़ फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, ठीक है? प्री एक्जिस्टिंग सेल, इस वर्ड का मतलब समझना, प्री एक्जिस्टिंग सेल। वैसे हाई लेवल का है, लेकिन आपके पास दे रखा है, मैंने सोचा फिर बता ही दूँ, ठीक है? प्री एक्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है जो पहले से एक्जिस्ट करती है, जिसका वजूद पहले से है। एग्जिस्ट मतलब किसी चीज़ का होना, प्री मतलब पहले से होना। तो जो लिविंग सेल होती हैं, वो हमेशा उसी सेल से बनेंगी जो सेल पहले से हो। मतलब ये सेल है तो इसी से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और हम लोग एग्ज़ाम्पल भी आप देखते हो, है ना? जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह में सारा कुछ, है ना? तो प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही आपकी जो नई सेल होती है, वो बनती है हमेशा, हमेशा, हमेशा। और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको एक बेहतरीन सेंटेंस दिया था जिसका नाम था ओमनीज सॉरी सॉरी गाइस, जिसका नाम था ओमनीज सेल्युला, ठीक है? ओमनीज सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है? ओमनीज सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब यही होता है, ठीक है? उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था ओमनीज सेल्युला ए सेल्युला, ठीक है? अब देखो जो ये सेल होती है ना, इसे ऐसा समझो कि ये एक चैम्बर टाइप का, एक सैक टाइप का होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है? वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद मैं थोड़ी आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने सेल पढ़ा, ठीक है? कि सेल से ही सारे ऑर्गेनिज़्म बनते हैं। अब हमें पता है कि सेल हमारी बॉडी में तो कई लाखों, करोड़ों अनकाउंटेबल सेल होंगे, इनफाइनाइट सेल हो सकती हैं जिससे कि हमारी बॉडी फॉर्म हो रही है। कई सारी सेल होती है, बहुत लाखों, करोड़ों, ठीक है? अब हमने देखा कि यार कुछ एनिमल ऐसे थे, कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे थे, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, डज़न्ट मैटर। कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे थे
कि जिनमें सिर्फ एक ही सेल हुआ करती थी। और स्टार्टिंग में तो ऐसी ऑर्गेनिज्म आए थे जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, स्टार्टिंग में ऐसे ही एनिमल थे जो पहले यूनिसेलुलर, फिर धीरे-धीरे इनमें एडवांसमेंट होता गया, है ना? तो लास्ट में अब हम मल्टीसेलुलर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बन गए हैं, ठीक है? पहले यूनिसेलुलर ही थे। तो सबसे पहले देखो, हम इसे अलग-अलग टाइप में कैटेगराइज़ कर सकते हैं, सेल को, एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है? ऑर्गेनिज्म को। एक होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनि मीन्स होता है वन, सेल, सेल मतलब सेल, तो आप समझ रहे हो। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होगी, सिंगल सेल होगी, उसी से सब कुछ हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे। हिंदी में आप यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय जीव कहते हो। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? उनमें सिर्फ सिंगल सेल ही होती है। जैसे आपका बेहतरीन एग्जाम्पल बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और कहीं-कहीं हेल्पफुल भी होता है, ठीक है? ओके, इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट, अगर हम यूनिसेलुलर के बाद से देखें मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, अब आपको मीनिंग पता चल रही हो कि सर मल्टीसेलुलर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इनमें क्या होता है? मोर देन वन सेल इनमें प्रेज़ेंट होती है। जब इसमें मोर देन वन सेल प्रेज़ेंट होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर कहते हैं। सॉरी। आजकल ना मौसम काफ़ी चेंज हो रही है, यहाँ बहुत ही खतरनाक ये वाली बारिश हो रही है ना? शायद आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, उत्तराखंड में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ठीक है? तो मोर देन वन सेल, उसे हम क्या कहेंगे? आपका यूनिसेलुलर, सॉरी, मल्टीसेलुलर कह देंगे। और इसके एग्जाम्पल तो आपको कई सारे पता है, जो भी हायर प्लांट एनिमल होते हैं, आप और हम हो गए, है ना? किसी का भी नाम लिख लो, ठीक है? तो वो क्या हो जाएंगे? आपके मल्टीसेलुलर हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। जो लोअर, मतलब जो प्लांट सबसे पहले आए होंगे, या जो एनिमल सबसे पहले आए होंगे, जैसे बैक्टीरिया, है ना? तो ये क्या हो जाता है आपका? ये क्या हो जाते हैं आपके? यूनिसेलुलर हो जाएँगे। बाकी हायर लेवल को जो होंगे, वो हमेशा आपके मल्टीसेलुलर होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कभी-कभार कि सबसे पहला जीव अर्थ पे कौन आया था? तो वो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया उसका नाम था, ध्यान रखना इसको, वैसे आप लोगों के लिए है नहीं, काफ़ी डीप है ये। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम हल्की-सी बात करें, यहाँ पे ये आपका एक और चीज़ आती है इसमें, ये तो इम्पोर्टेंट है, एसेलुलर। इस देखो, कहीं पे भी ए वर्ड आए, उसका मतलब होता है मतलब वहाँ पे नॉट होता है कि ए मतलब नहीं। सेलुलर, जिसमें सेल नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सर ये तो इम्पॉसिबल है ना? कि सेल नहीं है तो वो फिर सर्वाइव, वो तो ऑर्गेनिज़्म ही नहीं है फिर। पता है किसी को? वो तो फिर ऑर्गेनिज़्म ही नहीं होगा ना, अगर किसी में सेल नहीं है तो। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं वायरस। वायरस में सेल होती है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, वायरस में सेल होती है, लेकिन फिर भी हम उसे एसेलुलर कहते हैं। एसेलुलर इसलिए कहते हैं कि उसमें सेल नहीं है, लेकिन मैंने बोला सेल है। इसका ये सेंस है कि जो वायरस होता है ना, वायरस को सर्वाइव करने के लिए हमेशा एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा एक जीवित जीव की ज़रूरत होती है वायरस को ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये जब तक किसी दूसरी बॉडी में एंटर नहीं कर जाता है, जब तक ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म में प्रवेश नहीं कर जाता है, तब तक ये मरा हुआ जैसा रहता है, बिल्कुल डेड रहता है, ठीक है? कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसको कोई बॉडी मिली, कोई होस्ट मिल गया, कोई दूसरी ऑर्गेनिज़्म इसको मिल गया, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, अपना काम उसे हार्मफुल करने लग जाएगा। इसीलिए हम इसे एसेलुलर कहते हैं, या आपने अगर आगे पढ़ोगे, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म होते हैं, या जो लिविंग थिंग होती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, उनके बीच का हम वायरस कहते हैं। क्योंकि एक तरफ से तो ये मरा है, एक तरफ से ये जी भी रहा है, तो ये दोनों के बीच का है, ठीक है? वो इवोल्यूशन हुआ था, जब धीरे-धीरे लाइफ़ आई थी, तो इवोल्यूशन धीरे-धीरे एनिमल का हुआ, तो ये सब चीज़ आप आगे पढ़ोगे। अगर मैं तो आपको चाह रहा हूँ हर चीज़ यहीं क्लियर करवा दूँ, लेकिन फिर आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा मत करो, ठीक है? चलो, ये सेलर आपके यहाँ पे, अब थोड़ी हम शेप एंड साइज़ की बात कर लेते हैं, जो हम ये सेल की बात कर रहे थे अभी। सेल के अब हम थोड़ी यहाँ पे, लेट मी चेक एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन और नॉट। 13, दिखने में तो सब चंगा है, ठीक है? चलो, इसमें अब हम शेप और साइज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? शेप एंड साइज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं। शेप और साइज़ में क्या डिफ़रेंस है, पहली बात तो ये बता दो। देखो, शेप का मतलब होता है उसका आकार कैसा है, साइज़ का मतलब होता है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना? मैं अगर बोलूँ कि इसका शेप क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस मार्कर? द शेप ऑफ दिस मार्कर इज़ सिलिंड्रिकल, समवेयर इट्स सिलिंड्रिकल, राइट? एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइज़, कि इसका साइज़ क्या है, तो साइज़ इसका क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे सर, छोटा है, ठीक है? नाराज़ हो गया, है ना? साइज़ बोलोगे कि सर ये छोटा ही तो है। अब अगर मैं दूसरा मार्कर, लेट मी टेक द नेक्स्ट मार्कर। अब इसका देखो, इसका साइज़ इससे बड़ा है, शेप दोनों का सेम है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है? तो चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, शेप एंड साइज़ का। शेप मतलब आकार, वो दिखने में कैसा है, साइज़ मतलब वो कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा, कितना जो भी है, ठीक है? वो सारा हम साइज़ में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे,
साइज जो सेल का होता है वो वेरी करता रहता है, वेरीज मतलब वो चेंज होता रहता है, कुछ भी उसका साइज हो सकता है, सेल का कुछ भी साइज हो सकता है, डिपेंड करता है एनिमल पे, ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, या उसकी स्ट्रक्चर फंक्शन पे कि वो किस तरह का फंक्शन करेगा, उस हिसाब से उसका शेप एंड साइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली वे में बात करें, ठीक है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेल जो अपना शेप एंड साइज चेंज कर सकती है, अदरवाइज शेप और साइज होगा सेल का वो फिक्स होगा कि इसका साइज ये है, इसका साइज ये है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो अपना साइज कभी भी चेंज कर लेती हैं, राइट? तो उनमें हम देख लेंगे कि याद रखना, जो आपका एमीबा होता है, एमीबा आपने सुना होगा, प्रोटोजोआ होता है ना, मतलब बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एमीबा, और अगर एक हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे हम इसके आगे, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, या इसे आप व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, या इसी को आप ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हो, ठीक है। आगे ये चीज़ बताऊंगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये अपना साइज चेंज कर सकती हैं, कैन चेंज साइज, ठीक है, ये अपना कैन चेंज साइज, ये अपना साइज एंड शेप चेंज कर सकती हैं। और डब्ल्यूबीसी हमें पता है ये ह्यूमन की जो ब्लड होता है उसकी एक पार्ट होती है, उसमें एक ब्लड ब्लड में हमें पता है ना, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, एंड नेक्स्ट आपका प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, तो उसी का एक पार्ट है जिसे हम, ये डब्ल्यूबीसी ब्लड में होता है, ह्यूमन में होता है, और ये अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। चेंज इसलिए करता है, आगे पढ़ेंगे हम, किसको ना अटैक करना होता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारना होता है, ठीक है। चलो, तो ये डब्ल्यूबीसी याद रखना, ये अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब थोड़ी एक हल्का फुल्का डेटा आपको याद रखना है। अगर गाइज आपसे बात पूछी जाए कि लार्जेस्ट सेल, कि सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है, अगर आपको पूछा है कि सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है, आई होप आपको पहले से पता होगा, जिसे हम ऑस्ट्रिच एग कहते हैं, जो शुतुरमुर्ग होता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसका जो अंडा होता है, जो एग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सेल। कहीं पे उसे अनफर्टिलाइज्ड एग भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, अनफर्टिलाइज मतलब उसका भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये चीज भी हम करेंगे, ठीक है। इरिटेशन हो गया मुझे, चलो ठीक है, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। लार्जेस्ट सेल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, स्मॉलेस्ट सेल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं, तो स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगी गाइज आपकी यहाँ पे क्या, पीपीएलओ हो जाएगी। पीपीएलओ हम उसे कहते हैं, या इसी को आप कहते हो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, हम क्या कहते हैं इसे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैली 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 गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आप इसे कहते हो, जो कि आपका एक बैक्टीरिया ही होता है, जो कि आपका एक बैक्टीरिया ही होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, आई थिंक 6-7 इंच का होता है, और इसका 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, या 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है, इतना डेटा याद मत रखो, सिर्फ ये को पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, कहीं पे सिर्फ माइकोप्लाज्मा भी लिखा होगा, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। और अगर लार्जेस्ट पूछी जाए तो वो आपका ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, कहीं पे उसे अनफर्टिलाइज एग भी लिखा होगा। सो गाइज डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, लॉन्गेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब बड़े का मतलब लंबा भी होगा, बड़ा भी होगा, चौड़ा मोटा सब कुछ होगा। लॉन्गेस्ट में हम सिर्फ उसके लंबाई की बात करते हैं, लार्जेस्ट में आप उसकी पूरी चौड़ाई, पूरी लंबाई वगैरह सब कुछ को इंक्लूड करते हो, और लॉन्गेस्ट में हम सिर्फ उसके लेंथ को मेजर करते हैं, मतलब उसको हम कंसिडर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल गाइज आपकी ह्यूमन नर्व सेल होती है, जो हम ह्यूमन है ना, हमारे जो नर्व सेल होती है ना, नर्व सेल आपको पता होगा, जो गाइज हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो कि जैसे हमारी सेंस को हैंडल करता है, जैसे हम, मेरा हाथ किसी पे लग गया, तो ये क्या होता है यहाँ पे, अगर ये ठंडा होगा तो मुझे कैसे पता चला ये ठंडा है, यहाँ से हमारे जो नर्व सेल होती है वो कनेक्ट रहती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है नेक से, और नेक से हमारा पूरा जो माइंड है वो कनेक्ट रहता है, तो यहाँ से मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई यहाँ पे ठंडा है, यहाँ से मैसेज आएगा ब्रेन को कि वहाँ पे ठंडा है, ब्रेन फिर आगे मैसेज देगा कि अब या तो हाथ हटा दो, हाथ हट जाएगा, जैसे आप कोई गर्म चीज पर रखते हो ना, तो एकदम से इंस्टेंट आप वहां से हाथ निकाल लेते हो, क्यों, क्योंकि एकदम से यहाँ पे जो सेंस होता है, तो नर्वस सिस्टम मैसेज देता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल को ब्रेन को बोलता है कि भाई क्या करें, वहां तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, कुछ कर, ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है अभी करके दे देता हूँ, ठीक है, तो वो फिर रिटर्न मैसेज करता है स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई हाथ हटा दे, गर्म है वहां पे, ठीक है, वो फिर नर्व, यहाँ से जो नर्व जा रही होगी उसे बोलेगा हटा दो, ठीक है। ये बहुत ही मिलीसेकंड में होता है, बोलने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही मिलीसेकंड में आपका ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन नर्व सेल आपकी सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाती है, ठीक है।
और अगर गाइज अब हम थोड़ी बात कर लें, ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की मैं अगर बात करूं, अब लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल भी आए तो नर्व सेल ही आपकी हो जाएगी, राइट। अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी सेल, और स्पेशली कौन सी, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सेल जो आपकी हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी ओवम। ध्यान रखना, ओवम, OVUM, ओवम। या ओवम क्या होता है, जो फीमेल एग भी इसे कहते हैं, ठीक है, फीमेल एग भी इसे कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन वाले में इस चीज को और अच्छे से। ओवा ममेसिया, कहीं पे ओवा लिखा रहता है, जो ओवा होता है ना, वो आपका प्लूरल वर्ड होता है, और जो आपका ओवम होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है। कहीं पे गाइज आपने देखा होगा, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रहता है, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रियम लिखा रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल वर्ड एंड माइटोकॉन्ड्रियम इज सिंगुलर वर्ड, राइट। तो हियर ovum is singular and ova is plural, so don't be confused, this is untold concept, right। चलो, तो ये हो गया आपको, तो ये फीमेल एग हो गया आपका लार्जेस्ट सेल। अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें गाइज, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी RBC कर देना, रेड ब्लड सेल इसे कर देना, जो कि आपकी ब्लड की सेल हो जाती है, ठीक है, जो कि आपकी ब्लड की सेल हो जाती है। तो गाइज ये डेटा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत याद होना चाहिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए। इसके बाद इसके हम थोड़ी आगे करेंगे, इसके कुछ सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर क्या क्या है। अभी हमने सिर्फ बाहर से एक चैम्बर देखा है, एक टैंक देखा है, उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, बहुत ही सारी चीजें हैं, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। वो चीज हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा, यू गाइस कैन आस्क मी, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, दबा के पढ़ो, आग लगा के पढ़ो, आग बुझनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, सबकी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग।